हेलो वन 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर यहाँ पर हम प्रीटी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हमारा यहाँ पे तीसरा यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। देखिए कॉन्सेप्ट, स्टैटिक और करंट हर तरीके के क्वेश्चंस को हम इसमें लेकर आए हैं। इंडियन इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर हमने पहले 2 दिनों के पे लगातार यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है और आज इसी कड़ी में इकोनॉमिकल रिलेटेड यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन सीरीज है। कल से हम यहाँ पे टॉपिक को चेंज करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर इकोनॉमी के क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आज के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष यहाँ पर है, मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित की गई थी। दूसरा, यह भारत का वित्त सचिव समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। और तीसरा, एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। तो बताएं पहले क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आप सभी के पास अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो जल्दी से बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी के बारे में बताएं। कितने लोगों ने पढ़ा है? देखिए बेसिक सा एक क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति पढ़ते हैं तो वहाँ पे मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। आई होप आपने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा होगा। चलिए जल्दी से बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए आइए यहाँ पे आंसर को चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए ध्यान से सुनिए, ए है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत यहाँ पर स्थापित कैसी संस्था है? एक वैधानिक और संस्थागत यहाँ पर निकाय है। देखा जाए तो इसका काम होता है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना। अतः कथन एक यहाँ पर आपका सही है। दूसरा अगर देखें, इसमें कहा गया है कि इसमें रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अतः कथन 2 आपका इसमें सही नहीं है। जबकि एमपीसी मुद्रास्फीति की दर को 4% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्याज दर यानी कि रेपो रेट का निर्धारण कार्य करती है और भारत की केंद्र सरकार मुद्रास्फीति के लक्ष्य को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर आपका कथन 3 सही नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक की समिति ने यहाँ पे मौद्रिक नीति की यहाँ पर स्थापना की थी। तो पहले क्वेश्चन का हमने आंसर देख लिया, पहला क्वेश्चन देख लिया। चलते हैं यहाँ पर आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, चालू खाता घाटा यानी कि सीएडी जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चालू खाता केवल वस्तुओं सेवाओं के निर्यात और आयात को रिकॉर्ड करता है। दूसरा, इसे सोना, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाकर कम किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए बताइए, करंट अकाउंट डेफिसिट एक और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पर पता है, चालू खाता घाटा कैसे काम करता है। चलिए जल्दी से बताएं कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, चालू खाते को लेकर कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आंसर दीजिए, ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आइए आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, आंसर है आपका 2 अर्थात केवल 2 सही है। यहाँ पे देखा जाए तो आपका चालू खाता के अंतर्गत केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात आयात को हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये कथन इसलिए आपका सही नहीं है। यह विश्व के अन्य देशों के साथ देश के लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजी खाते की तरह ही देश के भुगतान संतुलन का एक घटक है। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम व्यापार अधिशेष की स्थिति कहते हैं। वहीं जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो तो उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में व्यापार घाटे की स्थिति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। साथ ही चालू खाते घाटे को निर्यात को बढ़ावा देने और गैर आवश्यक वस्तुएं जैसे सोना, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर अंकुश लगाने से कम किया जा सकता है। अतः कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। चलिए तो 2 क्वेश्चन हो गए, आते हैं अपने को तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए आ गया है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और स्वर्ण भंडार हैं। दूसरा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बताएं इस क्वेश्चन का निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। स्टैटिक क्वेश्चन है आपका, बताएं जल्दी से। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दीजिए, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3,
चलिए तो आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका उत्तर बी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर आपका है बी है। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय यहाँ पे देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से है, ठीक है, जिसमें हम बॉन्ड भी रखते हैं, ट्रेजरी बिल भी होगी, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां इसमें शामिल होती हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखिए नीचे यहाँ पे 4 चीजें इसमें लिखी हुई हैं। पहला, विदेशी परिसंपत्तियां जिसमें हम शेयर रखते हैं कंपनियों के, डिवेंचर, बॉन्ड और विदेशी मुद्रा। दूसरा, स्वर्ण भंडार। तीसरा, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच। और चौथा, इसमें विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर। अतः देखा जाए तो इसमें कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। साथ ही साथ इसमें देखना है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती क्या है, तो जिनका मूल्यांकन उस देश की अपनी मुद्रा के बजाय किसी अन्य देश की मुद्रा में किया जा सकता है, वे हैं विदेशी परिसंपत्तियां। साथ ही इसमें एफसीए विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, इसे डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, अतः कथन 2 यहाँ पर सही है। गैर अमेरिकी मुद्राएं जैसे यूरो, पाउंड, येन की कीमतों में उतार चढ़ाव को हम एफसीए में शामिल यहाँ पे करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, यह एक वार्षिक प्रकाशन है। तीसरा, यह निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 3, डी है 1, 2, 3। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाने वाले, यहाँ पर इस तरह के रिपोर्ट, संस्थाएं, सूचकांक, तो इन्हें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर आपको क्या जानकारी है। करंट बेसिक और स्टैटिक क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। जल्दी से आंसर दीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है आपके फोन में आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर चेकआउट करते हैं। देखिए आंसर आपका है सी है, ठीक है, आंसर क्या है आपका? सी है। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है ये आईएमएफ के द्वारा यहाँ पर एक सर्वेक्षण जारी करता है, तो ये यहाँ पर कथन आपका पहला तो सही नहीं है। दूसरे में देखिए कहा गया है आमतौर पर ये अप्रैल से अक्टूबर महीने में क्रमशः 2 बार प्रकाशित किया जाता है। कब कब? अप्रैल और अक्टूबर में, अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही नहीं है। भविष्य के 4 वर्षों तक अनुमानों के निकट मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास विश्लेषण की भविष्यवाणी करता है, इसलिए कथन यहाँ पर सिर्फ 3 सही है, इसलिए आंसर है आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी कि पीएसएल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पीएसएल के तहत ऋण देने के लिए आरबीआई केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनिवार्य करता है। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समायोजित नेट बैंकिंग क्रेडिट का 100% पीएसएल को आवंटित करना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को इसका आंसर पता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर सबमिट करने के लिए। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग को लेकर यह क्वेश्चन आपको बनाया गया है। जब आप आरबीआई के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके रूल्स, रेगुलेशन और वाणिज्यिक बैंकों के बारे में यहाँ पर पीएसएल मानक आपको पढ़ाए जाते हैं। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है, क्लियर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए आंसर है आप लोगों का डी है, ठीक है, आंसर क्या है? डी है। देखिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या है? आरबीआई को अपने बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों को उधार देने के लिए बाध्य करना, यही है आपका प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक भारत में जिनकी एक बड़ी उपस्थिति है को इन क्षेत्रों में ऋण देने के लिए अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट एएनडीसी को 40% को अलग करना अनिवार्य है, अतः यहाँ पे कथन एक यहाँ पर सही नहीं है। दूसरा देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंकों को पीएसएल का 75% आवंटित करना है, अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। इसके पीछे का विचार यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त संस्थागत ऋण अर्थव्यवस्था के कुछ कमजोर क्षेत्रों तक हम पहुंच स्थापित इसके माध्यम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में मुद्रा के मूल्यह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण किसी देश की निर्यात गतिविधि बढ़ जाती है। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप भारत से व्यापार करना महंगा हो जाता है। तीसरा, अनिवासी भारतीयों से प्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों को इससे लाभ प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 2 और 3, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। तो चलिए, मुद्रा के मूल्यह्रास कॉन्सेप्ट को लेकर यहां पर ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कितने लोगों को क्लियर है मुद्रा के मूल्यह्रास से किस तरीके की चीजें डेवलप होती हैं। चलिए, 1, 2, 3 यहाँ पे कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। मुद्रा के मूल्यह्रास की स्थिति के बारे में बताएं। चलिए जल्दी करें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, सी सही है, 1 और 3 आपका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? देखिए यहाँ पर पहली व्याख्या को आराम से समझ लेते हैं। अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्यह्रास का आशय क्या है? इसके मुद्रा के मूल्य में गिरावट से। अर्थात देखा जाए तो जब भी यहाँ पे अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में बाजार शक्तियां, जिसमें मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर जो होती हैं, ही यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण किसी देश की निर्यात गतिविधि यहाँ पे बढ़ जाती है, उसके उत्पाद और सेवाएं तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती हैं, इसलिए कथन 1 तो आपका सही है। दूसरा, विदेशी पर्यटकों को मुद्रा के मूल्यह्रास का यहाँ पे लाभ मिलता है क्योंकि इससे भारत की यात्रा ना महंगी हो जाती है, अतः कथन यहाँ पे 2 आपका सही नहीं है। दूसरा देखा जाए तो मूल्यह्रास के यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रभाव हैं जो मोस्टली की नकारात्मक हैं, जैसे कि विदेशों से हमें आयात करने वाले लोगों पर यहाँ पे नकारात्मक, क्योंकि महंगा हो जाता है। विदेशों में पढ़ रहे छात्रों के लिए महंगे, पढ़ाई स्टडी महंगी हो जाती है। विदेशों में यात्रा कर रहे लोगों के लिए यहाँ पे खर्च यहाँ पे करना महंगा पड़ जाता है। विदेशों में निवेश कर रहे लोगों के लिए यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न करता है। विदेश में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं रुपए के मूल्यह्रास, जब भी मूल्यह्रास होगा उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे, जैसे भारत से निर्यात करने वाले लोगों पर और अनिवासी भारतीयों से प्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों पर, इसलिए कथन 3 आपका सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी देश द्वारा दूसरे देश की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाने पर वह इस सूची में शामिल हो सकता है। दूसरा, भारत इस सूची से लगातार 2 वर्षों से बाहर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे देखिए करंट बेसिस क्वेश्चन है, करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट, पहला और दूसरा कथन को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है, तो जल्दी से बताएं पहला और दूसरा यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट को लेकर यहाँ पे कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? चलिए आंसर करें, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ज़्यादा आसान यहाँ पे देखिए, बहुत आसान है। करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट लगातार यहाँ पे चर्चा का विषय बना रहता है। चलिए देखते हैं, फिर भी आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए आपका है सी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में अमेरिका ने भारत समेत 11 देशों को उनकी मुद्रा के व्यवहार को लेकर मुद्रा व्यवहार निगरानी सूची में यहाँ पर रखा है। दिसंबर 2020 में रिपोर्ट में भारत इस सूची में था और 2019 में यूएस ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की सूची से हटा दिया था। अतः देखा जाए तो कथन 2 यहाँ पे आपका सही नहीं है। दूसरा देखा जाए तो करेंसी मैनिपुलेटर्स जो है यह अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों का एक वर्गीकरण है जिनके बारे में यह महसूस करता है कि वे देश के डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करते हैं और अनुचित मुद्रा व्यवहार में संलग्न है। अतः कथन 1 यहाँ पर देखा जाए तो कथन 1 भी आपका सही नहीं है, और इसका कारण यह है कि अवमूल्यन से उस देश के निर्यात की लागत कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कृत्रिम रूप से व्यापार घाटे की कमी दिखाई देगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के अस्थायी बेमेल को दूर करने के लिए वेज और मीन्स एडवांस योजना शुरू की गई। दूसरा, सरकार WMA योजना के तहत RBI से तत्काल नकदी प्राप्त कर सकती है। तीसरा, सरकार को WMA योजना के तहत निकासी के लिए RBI को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 1, 2, 3। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है? सरकार की प्राप्तियों को लेकर, वेज एंड मीन्स एडवांस को लेकर।
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? सॉरी, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पर इसका राइट आंसर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है वेज एंड मीन्स एडवांस को लेकर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर। सब लोगों ने आई होप सो यहाँ पर आंसर देखिए, सबको यहाँ पे देना है, पार्टिसिपेट सबको करना है। रिवीजन के लिए यहाँ पर इस सीरीज़ को स्टार्ट ज़रूर किया गया है यहाँ पर, इसलिए आपकी पार्टिसिपेशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे इनको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, मंडे टू फ्राइडे आपको मिलेंगी, और इस तरीके से यहाँ पर आपको एक रिवीजन के लिए इनका प्रयोग ज़रूर करिए, आपके फ़ायदे के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे आंसर है आपका बी है, वेज एंड मीन्स एडवांस 1997 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के नकदी प्रवाह में जो अस्थायी बेमेल है उसको दूर करना था, और इसलिए कथन एक आपका सही है। साथ ही यदि आवश्यक हो तो सरकार यहां पर रिजर्व बैंक से तत्काल नकद ले सकती है, लेकिन उसे 90 दिनों के भीतर यह राशि लौटानी होती है, तो कथन 2 भी यहां पर सही है। इसमें ब्याज मौजूदा रेपो दर पर लिया जाता है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(5) केंद्रीय बैंक को केंद्र और राज्य सरकारों को उधार देने के लिए अधिकृत करता है, जो उनके देय के अधीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अग्रिम के निर्माण की तारीख से 3 महीने के बाद तक यहाँ पर ये उनको देना पड़ेगा, अर्थात टोटल 90 दिन। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यदि डब्ल्यू में 90 दिनों से अधिक हो जाता है तो इसे ओवरड्राफ्ट के रूप में माना जाएगा, और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज रेपो दर से 2% यहाँ पर अधिक लगती है, अतः कथन 3 यहाँ पे सही नहीं है। डब्ल्यू में केंद्र के लिए सीमा सरकार और RBI द्वारा पारस्परिक रूप से समय समय पर इसमें संशोधित किया जाता है। डब्ल्यू में केंद्र के लिए सीमा सरकार और RBI द्वारा पारस्परिक रूप से समय समय संशोधित करते हैं। एक उच्च सीमा तक सरकार को RBI से बाजार से उधार लेने के ऋण लेने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा वेज और मीन्स एडवांस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा आयोजित सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ एक विशेष WMA या विशेष आहरण सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही राज्य द्वारा यदि SDF की सीमा समाप्त हो जाती है तो यहाँ पे सामान्य वो WMA हो जाएगा, और SDF के लिए ब्याज रेपो दर से 1% यहाँ पे कम लगता है। सामान्य WMA के बाद के तहत ऋण की संख्या राज्य के वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय के 3 साल के औसत पर यहाँ पर आधारित होता है। तो केंद्र और राज्यों के दोनों के दृष्टिकोण से यहाँ पर किस तरीके से वेज एंड मिशंस का प्रयोग किया जाता है, किन के संदर्भों में होता है, वो हमने यहाँ पर देखा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध होने वाला पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। दूसरा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद्युत प्रकाशन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए जल्दी से बताइए, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है? चलिए जल्दी से आंसर करिए। पहला, दूसरा, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए तो आंसर यहाँ पर इसका चेक कर लेते हैं। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर क्या क्वेश्चन इसका राइट होगा? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए ठीक है, आइए चेक करते हैं यहाँ पे ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। आई होप आप लोगों ने अपना अपना आंसर यहाँ पे दे लिया होगा। चलिए चेकआउट कर लेते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर है आपका बी है। ठीक है, क्या है आंसर आपका? बी है। क्यों है? तो व्याख्या इसको देख लेते हैं। देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है। यह पहली बार है जब एक राज्य के स्वामित्व वाली इकाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर रही है। देखा जाए तो यह RIB इनविट्स और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के बाद भारत के बाजारों में सूचीबद्ध होने वाला इनविट्स होगा, यानी कि तीसरा है। IRB इनविट्स और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट दोनों को ही 2017 में सार्वजनिक किया गया था, अतः कथन 1 यहां पर सही नहीं है। इसके बाद सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना
धन संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए राज्य संचालित कंपनियों के एक वैकल्पिक धन संग्रहण मार्ग के करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे इनविट्स मार्ग प्रस्तावित किए गए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अतः कथन 2 आपका इसमें सही है। ध्यान ये भी रखिएगा, यह देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी है और इसका व्यावसायिक जो संचालन शुरू हुआ था वो 1992-93 में शुरू किया गया था और वर्तमान में एक महारत्न कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीएसआर की अवधारणा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2013 द्वारा शासित है। दूसरा, सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर यहाँ पे जो दोनों कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है, क्यों सही है, तो यहाँ अपने आंसर को दीजिए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। चलिए 10 सेकंड है अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर है आपका बी है, ठीक है। आंसर क्या है आपका? बी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक प्रबंधन अवधारणा के रूप में हम परिभाषित करते हैं, जिसके तहत कंपनियां अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ सामाजिक पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उनके हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं। भारत में सीएसआर की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। दूसरा, संभावित सीएसआर की गतिविधियों की पहचान करके एक रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ सीएसआर को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। सीएसआर उन प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका निवल मूल्य अर्थात नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो और कुल कारोबार 1000 करोड़ से यहाँ पर अधिक हो। शुद्ध लाभ यहाँ पे 5 करोड़ से अधिक हो, अतः कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब किसी देश की जीडीपी में एक वित्तीय वर्ष की लगातार 4 तिमाहियों में गिरावट देखने को मिलती है तो इस स्थिति को तकनीकी मंदी कहा जाता है। दूसरा, सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए के संदर्भ में विकास दर सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध उत्पाद कर को घटाने से प्राप्त होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट हैं, आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो बताना है सही कौन सा है, ठीक है। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। एक तकनीकी मंदी से रिलेटेड है, एक सकल मूल्यवर्धन से रिलेटेड है। तो आपको बताना है दोनों के बारे में। अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। जल्दी से बताएं ए बी सी डी इसका राइट आंसर कौन सा है, कौन सा है जो इसका सही आंसर होगा। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को देने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है बी, अर्थात केवल 2 यहाँ पर आपका सही है। देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी यानी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 0.4% की दर की वृद्धि और विनिर्माण तथा कृषि में सुधार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी से यहाँ पे बाहर निकल गई। होता क्या है, तो इसमें देखिए समझिए, जब किसी देश की जीडीपी में एक वित्तीय वर्ष की लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट देखने को मिलती है तो इस स्थिति को हम तकनीकी मंदी कहते हैं, जबकि कथन में बोला गया 4, ठीक है, लेकिन होता कब है? 2। साथ ही सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ विकास दर जो कि सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध उत्पाद को घटाकर प्राप्त होगी आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाती है। पिछले वर्ष ये 7.2 और 3.9% मानक के मुकाबले 2021 में 6.5% की दर्ज की गई, अतः कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन एक इंडेक्स और रिपोर्ट को लेकर है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये बताइए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट
किसके द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है? 4 संस्थाएं दी हुई हैं ABCD, कौन किसके द्वारा ये जारी की जाती है? क्वेश्चन देखिए अटेम्प्ट करें, राइट और रॉन्ग क्या है, स्किप भी देखिए कर सकते हैं अगर नहीं पता है। गलतियां करने से बचना है, डेली बेसिस पे हमारा काम भी यही है कि हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। आपको 100 में से टारगेट करना है कि मुझे यहाँ पे 60, 65 मानकर चलिए, 70 मैक्सिमम मानकर चलिए, इससे ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे आराम से 55 में 56, 57, 58, 60 तो जाता नहीं है मोस्टली, तो यहाँ पे 55 तक मोस्टली आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे 100 की तरफ जाएंगे तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर है आपका डी, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 यहाँ पर इसकी रिपोर्ट जारी की, अतः विकल्प डी यहाँ पर सही है। बाकी इस रिपोर्ट में क्या क्या डेटा रहा थोड़ा सा वो चेकआउट कर लीजिए। देखिए रिपोर्ट के अनुसार 2019 में खाने के लिए उपलब्ध भोजन का 17%, घरों में 11%, खाद्य सेवा में 5%, खुदरा क्षेत्र में 2% बर्बाद हो गया और लगभग 69 करोड़ लोग खाली पेट को यहाँ पर सोना पड़ा है। इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय को सबसे व्यापक और विश्लेषित डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। यह देशों के घरेलू खाद्य सेवा खुदरा स्तर पर खाद्य अपशिष्ट को मापने हेतु यहाँ पर पद्धति प्रकाशित करती है। साथ ही फूड लॉस इंडेक्स के विपरीत फूड वेस्ट इंडेक्स कुल खाद्य अपशिष्ट यानी कि विशिष्ट वस्तुओं से जुड़े नुकसान या कचरे के बजाय यहाँ पर आपको खाद्य अपशिष्ट को यहाँ पर मापता है। तो कुछ चीज़ों के बजाय ये सभी चीज़ों खाद्य स्थितियों को लेकर मापने की विधि है। तो यहाँ पर UNEP के द्वारा इसे जारी किया जाता है और आंसर इसका डी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्री पैक फ्रेमवर्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा से, बी, तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से, सी, वन्य जीवों में रोग संचरण के प्रबंधन से, डी, दवा वितरण हेतु एक समान मानक से। तो बताइए यहाँ पे प्री पैक फ्रेमवर्क क्या है? प्री पैक फ्रेमवर्क क्या है? ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को देने के लिए। प्री पैक फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 10 सेकेंड जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। आंसर है आपका बी है, ठीक है। आंसर क्या है आपका? बी है। क्यों है? इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी के एक उप समिति द्वारा दिवालिया यहाँ पे अशोधन क्षमता 2016 के मूल ढांचे के भीतर प्री पैक ढांचे की यहाँ पर सिफारिश की गई है। इसमें होता क्या है तो देखिए, प्री पैक का आशय सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों निवेशकों के बीच समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही है। पिछले एक दशक में ब्रिटेन और यूरोप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन हेतु यह व्यवस्था काफ़ी लोकप्रिय हुई है। भारत के मामले में ऐसी प्रणाली के तहत वित्तीय लेनदारों को संभावित निवेशकों से सहमत होना अनिवार्य होगा और समाधान योजना हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी लेने भी आवश्यक होगी। चलिए ये क्वेश्चन देख लिया, अगले आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खुला बाजार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाजार में जारी किए गए बॉन्ड की बिक्री एवं खरीद से है। दूसरा, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक गुणात्मक मौद्रिक उपकरण है जिसका उपयोग रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों और मुद्रास्फीति पर तरलता के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए ये बताएं यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर है, जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपको पिकअप करना है। ABCD में से कौन सा सही है? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इसका। देखिए आंसर है आपका ए है, ठीक है। खुला बाजार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाजार में जारी किए गए बॉन्ड की बिक्री एवं खरीद से है। यह कथन एक यहाँ पर आपका सही है। मात्रात्मक मौद्रिक नीति नियंत्रण उपकरण होता क्या है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एकमात्र मौद्रिक उपकरण है जिसका उपयोग RBI के द्वारा वर्ष भर तरलता की संतुलित स्थिति को बनाए रखने, ब्याज दर, मुद्रास्फीति के स्तर पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। साथ ही मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण का आशय ऐसे उपकरणों से होता है
जो नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR और बैंक दर में परिवर्तित करके मुद्रा आपूर्ति को यहां पर नियंत्रित करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी, विश्व बैंक। तो बताइए यहां पर यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए बी, इसके चार ABCD यहां पे 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं पता है आप स्किप भी कर सकते हैं, पता है तो आप अटेम्प्ट करें। सही गलत चीजें कितने करनी हैं ओवरऑल जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। देखिए आंसर है आपका ए है, ठीक है। आंसर क्या है आपका? ए है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सूचीबद्ध संस्थाओं के द्वारा पेश की जाने वाली बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की नई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। इस नई रिपोर्ट को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कहा जाएगा। यह मौजूदा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लेगी, अतः विकल्प ए यहाँ पर सही है। दूसरा, BRSR जो कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण पर आधारित एक रिपोर्ट है, का उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से यहाँ पे संलग्न करने में सक्षम बनाता है। यह व्यवसायों को विनियामक वित्तीय अनुपालन करने, उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वैच्छिक आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य आधार पर BRSR शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। दूसरा, इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए ये बताइए कि इकोनॉमी जो सर्वे होता है उसको लेकर यहाँ पे कौन सा डेटा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही कौन सा है, जल्दी से बताएं। स्टैटिक क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ABCD में इसका राइट आंसर। 10 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा भी होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो इसकी एक जो वीडियो होगी वो आपको सैटरडे को मिल जाएगी। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए आंसर है आपका सी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित आधिकारिक अद्यतन डेटा स्रोत को शामिल किया जाता है। यह सरकार के द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति के पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों को उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है। यह आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, अतः कथन दो भी यहाँ पर सही नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2021 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए NK सिंह समिति का गठन किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा में से। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, ज़्यादा समय नहीं लेना है। FRBM के बारे में आपने पढ़ा होगा, पब्लिक फाइनेंस में यहाँ पर आपको ये पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को इसका आंसर पता है। देखिए आंसर है आपका सी, अर्थात एक और दो दोनों। क्यों? तो उसको चेकआउट कर लें। देखिए आंसर तो सी है। सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर 2020 के अंत में बजट अनुमान से बढ़कर यहाँ पर 11.58 लाख या 145.5% हो गया, जो कि 2020-21 के पहले 9 महीनों का एक लेखा जोखिम में बताया गया। उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकता है यदि खर्च किए गए धन का उपयोग राजमार्ग, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे,
जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, उनके परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके का घाटा आपके लिए सही हो, अर्थव्यवस्था के लिए सही है। ठीक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का प्रावधान यह है कि 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने हेतु यहाँ पर उपाय करना चाहिए। अतः कथन एक यहाँ पर सही है। इसके अलावा देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का यहाँ पर रोड मैप बनाने के लिए इनके समिति का यहाँ पे गठन किया गया था। 2016 में इस समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार को 31 मार्च 2020 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक लक्षित किया जाना चाहिए। 2020-21 में 2.8, 2023 में 2.5 तक करना चाहिए। अतः कथन 2 यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय घाटे और ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई हैं। दूसरा, इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र के सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को निर्धारित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में कथन बताएं यहाँ पे कौन सा सही है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए इसका आंसर बताएं जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा इसका राइट आंसर है? चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। ठीक है, 15वें वित्त आयोग को लेकर देखिए यहाँ पर हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें केंद्र राज्यों के वित्तीय घाटे ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई। अतः कथन एक आपका सही है। केंद्र के लिए लक्ष्य में 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसा की गई है कि केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.8%, 2025-26 तक 4% तक ले जाएगी। अतः कथन 2 आपका सही नहीं है। राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4%, उसके अगले वर्ष तक 3.5% और उसके अगले 3 वर्षों तक 3% तक यहाँ पर राजकोषीय घाटे की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारी समितियां इत्यादि गठित की जाती हैं, इनको लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी समितियां बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित हैं? नरसिम्हन समिति, पीजे नायक समिति, अभिजीत सेन समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 1, डी है 1, 2, 3। तो निम्नलिखित में से कौन सी समितियां या समितियां जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हैं, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा है? चलिए आइए आंसर इसका चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर है आपका ए। क्यों सही है? ठीक है, आंसर आपका ए सही है। केंद्रीय बजट 2021 के आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की यहाँ पर घोषणा की गई है और कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। नरसिम्हन समिति, जिसे 1998 में गठित किया गया था, ने प्रमुख बैंकों के विलय पर उद्योगों पर गुणक प्रभाव होगा, जो सिफारिशें उन्होंने की थी। दूसरा कहा गया था कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने हेतु समिति ने पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को बढ़ाने की सिफारिश की। और तीसरा कहा था कि प्रबंध और स्वामित्व के रूप में बैंकों पर सरकारी नियंत्रण, बैंकों की स्वायत्तता के असंतुलन की जांच करने के लिए एक पेशेवर कॉर्पोरेट रणनीति अपनाने हेतु बोर्डों के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए। दूसरी जो समिति है, पीजे नायक समिति को गठित किया गया था और यह कंपनी के अधिनियम के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंपनी के गठन को लेकर यहाँ पे सिफारिशों को लेकर यहाँ पे चर्चा में थी। अब देखा जाए तो इस समिति ने कंपनी के अधिनियम के अधीन एक विशेष बैंक निवेश कंपनी यानी बीआईसी का गठन करना, पीएसबी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को बीआईसी को हस्तांतरित करने की बात कही है। बैंक निवेश कंपनी को पीएसबी के बोर्डों के नियंत्रण में शक्ति यहाँ पर दी जानी चाहिए। सभी शेयर धारकों को अनुमानित मतदान का अधिकार और सभी हिस्सेदारों को 40% की कमी हो गई। इससे सरकारी हिस्सेदारी में 40% की कमी होगी।
तीसरा जो अभिषेक जैन अभिजीत सेन समिति के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई थी, तो यहाँ पे देखिए ये 2002 में भारत की दीर्घकालिक खाद्य नीति से संबंधित है। और अभिजीत सेन समिति 2007 का गठन कृषि वस्तु की कीमतों पर वायदा कारोबार के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था, तो अतः विकल्प यहाँ पर सिर्फ एक सही है। अगला क्वेश्चन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एचएफसी एक विशेष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। दूसरा, एचएफसी का विनियमन नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाता है। तीसरा, एचएफसी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक विशेष एनबीएफसी के पास आवास ऋण के रूप में 50% संपत्ति और व्यक्तिगत होम बायर्स के लिए 75% संपत्ति होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है 1 और 3, सी है 3 और डी है 1, 2, 3। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के संदर्भ में बताइए यहाँ पे कौन सा कथन सही है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों को पता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लेकर कौन सा डेटा आपको पता है। एक ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर करें जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए आइए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर इसका है बी। ठीक है, क्या आंसर है यहाँ पे? बी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कुछ निर्देश यहाँ पे जारी किए हैं। क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। पहला, एचएफसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी वित्तीय संपत्ति का लगभग 60% का उपयोग आवासीय व्यवसाय के वित्त पोषण में होता है, था कथन एक सही है। आरबीआई के द्वारा नई परिभाषा यहाँ पर एचएफसी की दी गई। एक एनबीएफसी के पास एचएफसी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवास ऋण में 50% और व्यक्तिगत आवास खरीदों में 75% की संपत्ति होनी चाहिए, अतः कथन यहाँ पे 3 सही है। साथ ही आरबीआई के द्वारा यहाँ पर 2019 में नेशनल हाउसिंग बैंक से एचएफसी के रेगुलेट करने का अधिकार ले लिया, अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। और आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का लक्ष्य एचएफसी के कामकाज से निवेशकों और जमाकर्ताओं के हितों की किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है। अगला क्वेश्चन, भारत के अनाज निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल और गेहूं के निर्यात की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 95% है। दूसरा, नेपाल वर्ष 2019-20 में गेहूं और गैर बासमती चावल के प्रमुख निर्यातकों में से एक था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो भारत के अनाज निर्यात को लेकर यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। आपको स्टैटिक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। चलिए आंसर चेक करते हैं आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अनाज निर्यात को लेकर के। देखिए आंसर है आपका बी, अर्थात केवल 2 यहाँ पे सही है। आइए देखते हैं क्या है। भारत विश्व में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। महत्वपूर्ण अनाजों में गेहूं, धान, सोरगम, ज्वार यानी जैसे बाजरा, जौ, मक्का इत्यादि का उत्पादन करते हैं। इससे पहले 2008 में भारत ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चावल और गेहूं आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। भारत में अधिशेष उत्पादन और वैश्विक बाजार में भारी मांग को देखते हुए सरकार ने गेहूं के सीमित निर्यात की अनुमति दी है। भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल यानी कि बासमती और गैर बासमती सहित वर्ष 2019-20 में इसकी प्रमुख हिस्सेदारी अर्थात 95.7% रखता है। जबकि भारत से निर्यात किए गए कुल अनाज में गेहूं सहित अन्य अनाजों की 2019-20 में केवल 4.3% यहाँ पर हिस्सेदारी थी, अतः कथन 1 यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा, भारत में गेहूं का अधिकांश निर्यात 2019-20 में नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, सोमालिया को किया गया। भारत से गैर बासमती चावल का अधिकांश निर्यात 2019-20 में नेपाल, बेनिन, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया को हुआ, अतः कथन 2 यहाँ पे सही है। भारत से बासमती चावल का अधिकांश निर्यात 2019-20 में ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात को किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, शैडो उद्यमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ऐसे उद्यमी है जो वैध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करते हैं परंतु अपने व्यवसायों को सरकार के साथ पंजीकृत नहीं कराते हैं। दूसरा, बिना लाइसेंस वाली टैक्सी सेवा और ई फार्मेसी शैडो उद्यमिता के उदाहरण हैं। तीसरा, भारत और इंडोनेशिया में शैडो उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। तो बताइए शैडो उद्यमी क्या होते हैं, इनको लेकर क्या आपका डेटा क्या कहता है, सही कौन सा कथन है, गलत कौन सा है? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा यहाँ पे सही है शैडो उद्यमी को लेकर। 10 सेकेंड है आपको अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए जल्दी से आंसर बताएं शैडो उद्यमी के बारे में। चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए आंसर है आपका डी, अर्थात 1 2 3 यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हैं। शिक्षा प्रमाण पत्र, वित्त, आसान ऋण के लिए सट्टेबाजी की अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन गेम, स्वास्थ्य सेवा, ई फार्मेसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर शैडो उद्यमियों की उपस्थिति में वृद्धि देखी जा रही है। शैडो उद्यमी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय का प्रबंधन करता है, वैध वस्तुओं सेवाओं की बिक्री करता है, परंतु अपने व्यवसायों को सरकार के साथ पंजीकृत नहीं कराता है। कथन एक सही है। इस प्रकार के व्यवसायों में बिना लाइसेंस वाली टैक्सी, सड़क किनारे भोजन स्टॉल, छोटे भू निर्माण आदि कार्य यहाँ पर शामिल हैं, अतः कथन 2 भी सही है। इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल द्वारा 68 देशों में किए गए अध्ययन के अनुसार इंडोनेशिया और भारत में सबसे अधिक यहाँ पर शैडो उद्यमी हैं। कथन 3 भी यहाँ पर आपका सही है। लाभ क्या है इसके? पहला, रोजगार में वृद्धि, अनौपचारिक क्षेत्र की अधिकांश नौकरियां शैडो उद्यमिता के अंतर्गत आती हैं। इसके अन्य लाभ हैं आर्थिक विकास के चालक, गरीबी में कमी, गैर कृषि रोजगार प्रदान कर कृषि पर दबाव को कम करना और उपभोक्ता के लिए विविध विकल्पों की मौजूदगी उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? पहला, निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट, दूसरा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तीसरा, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, चौथा, अल्प विकसित देश रिपोर्ट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 2 और 3, बी है केवल 3 और 4, सी है 1 3 4 और डी है 1 2 3 4। तो बताइए अंकटाड के द्वारा यहाँ पे कौन कौन सी रिपोर्ट इसमें जारी की जाती हैं? 4 हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक है। आपको आई होप सो यहाँ पर आपने इस तरह के रिपोर्ट्स, डेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। अगर देखे जाएँ इस तरह के 1 2 क्वेश्चन तो आपको आते ही आते हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो रिपोर्ट, डेटा, सूचकांकों को लेकर। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है, अंकटाड से रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं। चलिए चलिए आंसर यहाँ पे चेकआउट करते हैं इस क्वेश्चन का। आंसर देखिए सी है 1 3 4। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात कि अंकटाड द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में 1964 में। मुख्यालय इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य है कि विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के विकास अनुकूल के एकीकरण को बढ़ावा देना। इनके द्वारा जो रिपोर्ट अब तक प्रकाशित की जाती रही हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। पहला है व्यापार और विकास रिपोर्ट, दूसरा है निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट, तीसरा विश्व निवेश रिपोर्ट, चौथा अल्प विकसित देश रिपोर्ट, पांचवा सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, छठी प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट और सातवीं यहाँ पे वस्तु तथा विकास रिपोर्ट। तो 7 यहाँ पे रिपोर्ट है जो अंकटाड के द्वारा ये जारी होती है। अगला क्वेश्चन, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार की ओर से बॉन्ड जारी किए जाते हैं। दूसरा, स्वर्ण बॉन्ड केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में बताएं कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इन चारों में से कौन सा आंसर सही है आप बता सकते हैं। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। सही कथन का चुनाव करना है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना, चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। आंसर देखिए यहाँ पे सी है, ठीक है। आंसर कौन सा है आपका? सी है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना लोगों को भौतिक स्वर्ण के बजाय स्वर्ण बॉन्ड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई केंद्र सरकार की तरफ से इन बॉन्डों को जारी करता है, था कथन 1 आपका यहाँ पे सही है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए इस योजना के तहत कम से कम 2 ग्राम सोना और अधिक से अधिक 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर बॉन्ड खरीद सकते हैं। दूसरा, स्वर्ण बॉन्ड केवल निवासी भारतीयों संस्थाओं जैसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्थाओं को बेचे जाएंगे, अतः कथन 2 यहाँ पर सही है। इस बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष होती है और 5वें वर्ष बाहर निकालने की भी सुविधा दी गई है। यह सभी बॉन्ड व्यापार योग्य होते हैं।
और इन बॉन्डों को ऋण के संदर्भ में संपार्श्विक अर्थात कोलेट्रल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विफ्ट मैनेजिंग सिस्टम हाल ही में चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन। दूसरा यानी कि बी, भारत का स्वदेशी संदेश अनुप्रयोग। सी, वैश्विक स्पाईवेयर नेटवर्क। या डी, रूस की निगरानी प्रणाली। तो बताइए स्विफ्ट मैनेजिंग सिस्टम हाल ही में क्यों चर्चा में रहा और ये किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, 10 सेकेंड है आपके पास। ABCD में इसका कौन सा राइट आंसर होगा उसका चुनाव करें। आंसर को चेक कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। आंसर को लिखने के बाद ही आंसर अपना आंसर यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। नहीं पता है आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे चेकआउट करते हैं। आई होप अब तक तो आपने यहाँ पे अपने आंसर पिक कर लिए होंगे। चलिए स्विफ्ट मैनेजिंग सिस्टम क्या है ये? तो इसका आंसर है आपका ए है। स्विफ्ट विश्वसनीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन के बारे में जानकारी यहाँ प्रदान करता है। जबकि स्विफ्ट वास्तविक रूप से रुपए के लेन देन नहीं करता है। यह 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के और लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अधिकांश विश्व व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से वित्तीय संदेश भेजने के साथ होता है। इसकी स्थापना 1973 में बेल्जियम में हुई थी और बेल्जियम में ये स्थित है। बेल्जियम के अलावा ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देखरेख करता है। भारत की वित्तीय प्रणाली की पहुंच स्विफ्ट तक है, अतः विकल्प ए यहाँ पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बजट 2022-23 की प्रमुख घोषणाएं एक तरफ दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। ए है देश स्टैक ई पोर्टल, नागरिकों का कौशल विकास, PM डिवाइन प्राथमिक स्तर की स्कूल शिक्षा, उदीयमान अवसर, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी है 3। तो बताइए बजट 2022-23 में घोषित की गई घोषणाओं में से कौन सा यहाँ पर अपने विषय से या संबंधित क्षेत्र से सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन हैं, ABCD। 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन को समझ लें, पढ़ लें, आराम से यहाँ पर अपना एक ऑप्शन पिक करें और उसके बाद फिर यहाँ पर अपने आंसर को चेकआउट करेंगे कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ पे अपने आंसर को पिक करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नहीं पता है आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आंसर आपका है ए, ठीक है। बजट में जो प्रमुख घोषणाएं की गई हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला, पर्वतमाला। यह राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है पर्वतमाला, जिसे PPP मोड पर विकसित किया जाएगा। दूसरा, किसान ड्रोन है जो फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव से रिलेटेड है। कौशल विकास, ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नौकरियों का यहाँ पर नागरिकों के कौशल बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड लॉन्च किया जाएगा, अतः कथन एक यहाँ पर सही सुमेलित है। शिक्षा, जो कि PM विद्या के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। और PM डिवाइन, उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु नई योजना PM डिवाइन शुरू की गई, अतः जो युग्म 2 है आपका सही सुमेलित नहीं है। तीसरा यहाँ पर देखिए, उदीयमान अवसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, भूस्थानिक प्रणालियों, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, इसका इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा आवागमन प्रणालियों जैसे बड़े पैमाने पर सतत विकास सहायता करने के लिए देश की आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं, अतः इसमें युग्म भी तीसरा भी सही सुमेलित है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डिजिटल संपत्तियां हैं जिनका कारोबार ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। दूसरा, ये परस्पर विनिमय नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ABCD में से? चलिए आंसर यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका। देखिए आंसर है आपका सी अर्थात 1 और 2 दोनों। क्यों है?
देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ जो डिजिटल रूप से यहाँ पे इसमें बदला जा सकता है इसे हम कहते हैं NFT, अतः कथन एक यहाँ पर सही है। ड्राइंग, फोटो, वीडियो, GIF, संगीत, इन गेम्स आइटम, सेल्फी, यहाँ तक कि ट्वीट सभी को हम NFT में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे बाद में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके ऑनलाइन यहाँ पे कारोबार किया जा सकता है। NFT अन्य डिजिटल रूपों में इस मायने में अलग है कि ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित होते हैं और NFT में एक समय केवल एक ही मालक हो सकता है। NFT यानी कि नॉन फंजिबल है, जिसका अर्थ है कि NFT का मूल्य एक दूसरे के समान नहीं होता है, और नॉन फंजिबल का अर्थ होता है कि NFT परस्पर विनिमय नहीं है, अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही नहीं है। प्रत्येक कलाकृतियाँ दूसरों से अलग होती हैं जो इसे नॉन फंजिबल और अद्वितीय बनाती। अगला क्वेश्चन, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे डेजर्ट इन दावोस के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसका आयोजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से क्या संबंधित है? 2 कथन दिए गए हैं, इसके बारे में पता है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नहीं तो अन्यथा आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी चर्चा में रहता है वैसे, थोड़ा सा अगर करंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह क्वेश्चन का आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए आंसर चेकआउट कर लेते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को लेकर। देखिए आंसर आपका बी, अर्थात केवल 2 यहाँ पे सही है। देखा जाए तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को व्यापक रूप से हम डेजर्ट इन दावोस के रूप में वर्णित किया गया है। यह सऊदी अरब में यहाँ पे प्रमुख निवेश सम्मेलन है, अतः कथन एक यहाँ पर सही है। इस फोरम का अनौपचारिक नाम यानी कि डेजर्ट इन दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक से लिया गया, जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होती है, जहां विश्व के प्रमुख नेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित अपना एजेंडा तय करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत 2017 में सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई थी, जो कि सऊदी अरब का मुख्य संप्रभु धन कोष है, था कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। चलिए अपना आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या है अंतिम प्रश्न? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी LLP में एक भागीदार दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, प्रत्येक भागीदार अन्य सभी भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से पारंपरिक भागीदारी फर्म के तहत उत्तरदायी नहीं होता है, जब तक कि वह उसमें एक भागीदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 2 3 सी है 1 2 और डी है ना तो 1 और ना ही 2। चलिए बताइए यहाँ पे LLP के बारे में क्या आपने पढ़ा है? इसके बारे में अगर पढ़ा है तो यहाँ पे कंपनियों को लेकर देखिए, स्थापित ना करने को लेकर वहाँ पे जो साझेदारी स्थितियाँ लोग होती हैं उसको लेकर यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसे पढ़ाया भी जाता है LLP को लेकर। इसको लेकर कुछ रूल्स रेगुलेशन डेवलप किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पढ़ता है, कितने लोगों ने इसे पढ़ा है, रिविज़न कर रखा है, नहीं पता है तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फटाफट अपने अपने आंसर यहाँ पे दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। देखिए आंसर है डी, ना तो इसमें 1 सही है ना ही 2 सही है। क्यों ऐसा है? तो देखिए सीमित देयता भागीदारी एक भागीदारी जिसमें कुछ या सभी भागीदार क्षेत्राधिकार के आधार पर सीमित देयताएं होती हैं। किसी LLP में एक भागीदार दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होता, अतः कथन 2 सही नहीं है। भागीदारों में परिवर्तन के बावजूद LLP अपने अस्तित्व को जारी रख सकता है या अनुबंधों को स्वीकार करने और अपने नाम पर संपत्ति का स्वामित्व रखने में भी सक्षम है। साथ ही LLP एक यहाँ पर विधिक इकाई है, पृथक विधिक इकाई है या अपनी संपत्ति को पूरी क्षमता तक बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन LLP में भागीदारों की देयता इसके स्वीकृत योगदान तक सीमित है। प्रत्येक भागीदार अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से और फर्म के सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से पारंपरिक भागीदारी फर्म के तहत यहाँ पर उत्तरदायी होती है, जब तक वह एक भागीदार है, अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही नहीं है। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा सेशन। यहाँ पर हम करते हैं अपना सेशन आज का समाप्त और इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम आज से समाप्त करेंगे। कल हम यहाँ पर आपको अन्य टॉपिक को लेकर आएंगे। एग्रीकल्चर देखा जाए तो आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। पिछले कुछ वर्षों में एग्रीकल्चर से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक पर्टिकुलर जो सेशन होगा कल का वो सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा और एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एग्रीकल्चर के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।